चंबा के टेढ़े मेढ़े रास्तों को काटती हुई 100 साल पुरानी एक रेल की पटरी गुजरती थी। अंग्रेजों के शासन के समय कभी ही उस पटरी पर ट्रेन दौड़ी होगी, लेकिन अब पटरी कुछ टूट गई थी और कुछ जंग में मिल चुकी थी। कहीं कहीं सड़कों पर नजर आती वह पटरी और फिर देवदार के जंगलों में खो जाती। रात के 11 बजे थे। रामू काका घड़ी को नजर में रखकर अपने समर हाउस से बाहर निकले। सिर पर टोपी पहन, एक शॉल ओढ़े वे जंगल की ओर रेंगती हुई पटरी को मात्र अपनी लालटेन की रोशनी में घूरने लगे। भला आज वह ट्रेन नहीं आई, ना ही कोई आवाज। अंधेरे में अपनी आंखें बड़ी करते हुए जब रामू काका को कुछ ना सूझा, तब वे हताश होकर वापस मुड़ गए। को, 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 को। रामू काका अचानक पीछे मुड़े। आ गई, मगर कहाँ है? अरे हेमा, हेमा, मैंने कहा था ना, देखो आ गई ट्रेन। हेमा रामू काका की पत्नी थी, जो उनकी आवाज सुन कुटिया से बाहर निकली। क्यों चिल्ला रहे हैं जी? रात देख रहे हैं कितनी हो गई है। हेमा सुनो, ये ट्रेन की आवाज, मैंने कहा था ना। हेमा ने ध्यान से सुना। हाँ जी, मैं सुन तो पा रही हूँ, परंतु ऐसा कैसे संभव है? जरूर कुछ गड़बड़ है जी। और तुम कहती थी कि मैं पागल हूँ। सुनो जी, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। आप अंदर आ जाइए, हम कल ही अपने घर लौट जाएंगे। हेमा और रामू काका के नाम जंगल के नजदीक एक जमीन थी, जहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई थी। कभी मन होता तो वे इधर रहने आ जाते, परंतु अब हेमा घबराने लगी थी। अरे तुम घबराती क्यों हो हेमा? अच्छा चलो ठीक है। अरे 2 दिन और रुक जाते हैं ना हेमा। सुनो जी, मुझे यहाँ भूत प्रेत के बीच रहने का कोई चाव नहीं। वैसे भी अब उम्र होने लगी है। अब आप वन अधिकारी नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं, भूलिए मत। हेमा केवल 2 दिन। इस बार हार मान हेमा रामू की बात मान गई। आज रात वे समय पर सो गए थे। 9 बजे कुटिया की लाइट ऑफ हो गई थी। 11:15 पर रामू काका दबे पांव अपनी लालटेन समेत एक बार फिर वह जादुई आवाज खोजने निकल पड़े। कुछ देर इंतजार करने के पश्चात एक बार फिर वही जानी मानी ट्रेन की आवाज जंगल के दक्षिणी छोर से आने लगी। भला ये ट्रेन है कहाँ? रामू काका लालटेन लिए जंगल की ओर भागे। कुछ देर आवाज का पीछा करने के बाद वह आवाज धीमी पड़ने लगी। सांस फूल रही है। शायद हेमा ठीक ही कहती है। पता नहीं ये आवाज कैसा जादू है। अगले दिन रामू काका हेमा को लिए पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियों पर उनके पुराने मित्र मिले। अरे शर्मा साहब, बड़े दिनों बाद नजर आए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? हाँ यार रामू, कितना समय हो गया। रिटायरमेंट के बाद सब छूट सा जाता है। मैं भी अपने गांव भरमौर चला गया हूँ। अच्छा शर्मा जी, एक बात बताएं, वो जो रेल की पटरी हमारे जंगल से निकलती है, उस पर कितने जमानों से कोई ट्रेन नहीं चल रही? शर्मा जी सवाल सुनकर चौंक से गए। क्या बात कर रहे हो रामू? जब से हमने जन्म लिया है तब से तो कोई ट्रेन नहीं चल रही। हेमा भाभी, ये जनाब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बताऊं अब, कुछ रातों से ये किसी जादुई ट्रेन की खोज में हैं। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। साथ में सीढ़ियां चढ़ते हुए रामू काका ने शर्मा जी को पूरी बात बता दी। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले वे शर्मा जी को लेकर मंदिर के पीछे वाले आंगन में गए
और बस्ते से अपनी दूरबीन निकाल देखने लगे। ये रही हमारी कुटिया, ये रही वो पटरी, और दक्षिणी छोर पर तो रावी नदी बहती है। अब भला ट्रेन का आना वहां से कैसे संभव है? अरे लाओ मुझे दिखाओ। देखो रामू, अब नदी से निकलकर तो कोई ट्रेन यहाँ आएगी नहीं। जरूर तुम्हारा वहम है। मैं भी थक गई इन्हें समझा समझा कर। भाई साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। चलो रामू, आज मैं भी वहां जाता हूँ। दोनों मिलकर उस जादुई ट्रेन को पकड़ेंगे। सांझ होते शर्मा जी अपनी पत्नी रेशमा के साथ रामू काका के समर हाउस में पधारे। रात के खाने के बाद अब 11 बजने का इंतजार होने लगा। ये लो, समय भी हो गया। चलो रामू, देखें जादू। ठीक 11:15 पर दक्षिणी छोर से आवाज आने लगी। कू कू कू। शर्मा जी और रेशमा के कान खड़े हो गए। हेमा घबरा गई। देखा शर्मा जी, मैं कह रहा था ना, चलो उस ओर, वहीं से आवाज आ रही है। हेमा और रेशमा घर पर ही रुके। रामू और शर्मा जी उस जादुई ट्रेन को टटोलने निकल दिए। समय बहुत कम है शर्मा जी, यह आवाज 2 मिनट के बाद ही धीमी पड़ने लग जाएगी। दोनों पटरी को देखते हुए जंगल में दक्षिणी दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगे। रामू, ट्रेन की आवाज की तीव्रता तो बढ़ रही है। दोनों अब एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंच गए। जादुई ट्रेन का अंश भी नहीं था, परंतु अभी भी आवाज बहुत जोर से आ रही थी। रामू, क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? रामू काका और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा। रामू काका ने पास में गिरा हुआ एक बांस का डंडा उठाया और जोर से पेड़ की झाड़ी को मारा। धप धप, एक रेडियो जोर से नीचे गिरा। अब जंगल में सन्नाटा हो गया। ना ही कोई जादुई ट्रेन, ना ही कोई आवाज। ये लो, तुम्हारी जादुई ट्रेन। तभी अचानक से एक व्यक्ति डंडा और लालटेन लिए वहां आया। कौन हो तुम? नमस्ते सरकार, मैं बहादुर, जंगल के इस इलाके का चौकीदार हूँ। पिछले 10 दिनों से नाइट ड्यूटी पर हूँ। बहादुर, ये रेडियो क्यों? थोड़ा ध्यान से देखने पर रामू बहादुर को पहचान गया। अरे बहादुर, ये सब क्या है? जानते भी हो कितने दिनों से ये रेडियो से आवाज हमारी कुटिया तक पहुंचती है। क्षमा कीजिएगा काका, कुछ लोग अपनी भेड़ लिए यहाँ जंगल में घुसने लगे थे, तो मैंने ये सायरन का इस्तेमाल किया ताकि वे अपनी भेड़ें रात को ट्रेन वाले इलाके में ना लाएं। ट्रेन की आवाज सुन वे वापस चले जाते हैं। ये सुन रामू और शर्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और वापस अपने घर की ओर चल दिए। अरे यार, मैंने तो सोचा था कोई जादुई ट्रेन आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। बहादुर ने भी तरकीब क्या खूब लगाई है। फिलहाल तो तुम घर जाकर हेमा भाभी के गुस्से से बचना। जादुई केले का पेड़। राजा नाम का एक गरीब नौजवान शाम को बाजार से लौट रहा था। अचानक उसके कान में किसी की आवाज पड़ी। उसने रास्ते से मुड़कर देखा तो किनारे पर एक छोटा सा केले का पेड़ उखड़ा और बिखरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बेरहमी से उखाड़कर फेंक दिया था। राजा ने झट से उस छोटे से केले के पेड़ को उठा लिया और अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। माँ बोली, बेटा राजा, ये केले का पेड़ कहाँ से उठा लाए? माँ, रास्ते में किसी ने इसे उखाड़ कर फेंक दिया था, सो मैं इसे अपने घर ले आया। मैं इसे पुनर्जीवन देना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी सोच है बेटा, इसे कुएं के पास लगा दो।
जहाँ उसको लगातार पानी मिलता रहेगा। राजा ने कुएं के पास उचित जगह देखकर केले के पेड़ को लगा दिया। कुएं से पेड़ तक उसने एक अच्छी सी नाली भी बना दी ताकि पानी केले की जड़ों को मिलता रहे। मिट्टी पानी का आधार एवं राजा की सेवा और प्यार दोनों के मिलते ही केले के मुरझाए हुए पेड़ में रौनक आ गई। वो तेजी से बढ़ने लगा। 2 दिन के बाद जब राजा अपनी माँ के साथ केले के पेड़ में पानी दे रहा था, तब उसने उसे बड़े ध्यान से देखा। माँ, अपने केले का पेड़ तो सयाना हो गया है, इससे हमारी मिट्टी रास आ गई है। बेटा, तुम बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, देख रेख भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, इस बात का भी बड़ा असर पड़ता है। हाँ माँ, ये पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं, इनके अंदर भी अनुभूति होती है। बाबूजी हमेशा कहते हैं कि पर्यावरण को बढ़ाओ, पेड़ पौधे लगाओ। मैं भी कई पेड़ पौधे लगाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अपने बाबूजी की तरह तुम भी वृक्षारोपण करते रहना। ये पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी होते हैं। इनसे हमें शुद्ध हवा मिलती है, इनसे फल फूल छाया इत्यादि हमें मिलती है। राजा की सेवा रंग लाई और केले का पेड़ अब काफी बड़ा हो गया था और उसमें फल लगने शुरू हो गए थे। राजा ने उसे झुकता हुआ देखकर एक पेड़ से रस्सी से बांधकर सहारा भी दे दिया। दरअसल फल बहुत ज्यादा लग चुके थे। माँ, मैंने अपने जीवन में किसी भी केले के पेड़ में इतने ज्यादा फल लगे हुए कभी नहीं देखे। बेटा, नजर मत लगाओ, ये सब तुम्हारा सेवा का फल है। 4-5 दिन में हम इसका फल तोड़ सकते हैं। 4-5 दिन बीत गए। राजा माँ के साथ केले के पेड़ के पास पहुंच गया। माँ, ऐसा लग रहा है कि फल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? बेटा, भ्रम नहीं है, सचमुच फल बड़ा हो चुका है। अब हम इसे प्यार से तोड़ सकते हैं। राजा ने तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, केले के पेड़ से आवाज आई। राजा, तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया और मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने फल से माला माल करना चाहता हूँ। तुम्हें जितने भी फल चाहिए मैं देता रहूंगा। तुम लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक बात का ध्यान रखना, मेरे पेड़ में जो पीला सुनहरा रंग का केला होगा वो स्वर्ण केला होगा, वो भी तुम्हारे लिए ही है। हरे केलों को तुम खा भी सकते हो और बेच भी सकते हो। राजा केलों को तोड़ने लगा। पेड़ में केले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पेड़ से जितने केले तोड़ता, उसी स्थान पर उतने ही केले और बढ़ जाते। राजा ने बहुत सारे केले तोड़कर इकट्ठे कर लिए। अंत में उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा चमचमाता हुआ केला भी दिखाई पड़ा। केले के पेड़ से आवाज आई, राजा, इस सुनहरे केले को भी तोड़ लो। ये सोने का केला है, ये तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। सभी केलों को ले जाने के लिए उसे एक छोटी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा। जब राजा केलों को लेकर चलने लगा तो फिर केले के पेड़ से आवाज आई, राजा, मेरे पेड़ पर आने वाले केले के सारे फल तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें जब जितना भी जरूरत हो तोड़कर ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। फिर मिलेंगे। राजा केले का बड़ा व्यापारी बन गया। उसने केले के व्यापार से बहुत धन कमाए। उसकी शान शौकत पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका एक पड़ोसी जग्गू
ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया था। उसे बड़ी ईर्ष्या होती थी। जब जग्गू को पता चला ये सारे चमत्कार उस जादुई केले के पेड़ द्वारा हो रहा है, तब वो उस पेड़ के पास पहुंच गया। जग्गू के हाथ में केला तोड़ने के लिए एक औजार था। उसने जैसे ही औजार उठाया, केले के पेड़ से आवाज आई, मेरे केलों को हाथ मत लगाना, इन पर सिर्फ राजा का हक है। फिर जग्गू ने कहा, राजा ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है? राजा मुझे पुनर्जीवन दिया है। उसने कई दिनों तक मेरी सेवा की है, सिंचाई करता रहा है। वो परोपकारी है, सेवा भावी है। जो करे सेवा वही खाए मेवा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। मेरे सभी केलों पर उसी राजा का अधिकार है। मैं ये सारी बातें नहीं जानता। मैं सारे केले तोड़ दूंगा। तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी काट दूंगा। इतना कहकर जग्गू ने जैसे ही औजार से केलों को जबरदस्ती तोड़ना चाहा, केले के पन्नों का जबरदस्त झापड़ उसे लगा और वो नाली में गिर गया। वो उठा और फिर से आगे बढ़ा। इस बार तो ऐसी पटकनी खा गया कि उसका पूरा मुंह नाली के कीचड़ में सन गया। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। इतने में राजा वहां पहुंच चुका था। जग्गू का मुंह शर्म से झुक गया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद वो वहां से चुपचाप चला गया। राजा ने एक बार फिर से केले के पेड़ की सिंचाई की। कुछ देर के बाद वो प्यार से केलों को तोड़ने लगा। एक सुनहरा केला फिर से उभर आया था। जादुई केले का पेड़ हवा के साथ झूम रहा था। वो अपनी पत्तियों के माध्यम से राजा को प्यार भी कर रहा था। राजा के चेहरे पर खुशियों की मुस्कान भी छा गई थी।